आप सबों का ABPN एजुकेशन पर स्वागत है। आज हम लोग भाषा के बारे में जानेंगे। भाषा स्त्रीलिंग शब्द है। देखते हैं इसको। भाषा भाषा हम लोगों को, जैसे भाषा तो नॉर्मल लगता है कि ये सब तो हम लोग सुनते ही हैं, लेकिन अगर इसको थोड़ा हम लोग गंभीरतापूर्वक सोचे तो भाषा जो है हम लोगों को आम से खास बनाता है। आम से खास इस रूप में कि इस संसार में लाखों जीव जंतु हैं और उसमें मानव के पास इस तरह की क्षमता है कि वह अपने सुख दुख, अपने विचार को, अपनी सोच को, अपनी कल्पनाओं को वो लिख करके, बोल करके या संकेत के माध्यम से प्रकट कर सकता है, जिससे हम अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को उसको कम करते हैं या हमें जीने में काफ़ी हद तक सहायता मिलती है और हम अपनी ज़िंदगी को सरल रूप में जी लेते हैं। तो भाषा को हम लोग देखेंगे, ऐसे देखते हैं कि इस संसार में बहुत से ऐसे जीव जंतु हैं जो हम लोगों से काफ़ी ताकतवर है, कई गुना, जो हम लोगों को मसल सकता है, लेकिन उनके पास इस तरह की क्षमता नहीं है कि लोग एकजुट हो सकें और हम लोग पर उस तरह के आधिपत्य जमा सकें। अगर इस तरह की समझ होती तब हम लोग के लिए समस्या खड़ा हो सकता था। तो हम लोग इसको बढ़िया से समझेंगे। भाषा जो है भाष धातु से बनी है, संस्कृत के भाष धातु से बनी है भाषा। ये जो है भाषा जो देख रहे हैं, ये संस्कृत के भाष धातु। देखिए, ये जो भाष है इसका अर्थ बोलना या व्यक्त करना है, वाणी को व्यक्त करना या बोलना। जैसे अभी हम बोल रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं अपनी बात को। ये जो धातु देख रहे हैं, विज्ञान में धातु हो गया कि हम लोग जैसे लोहा है, तांबा है, सब हम लोग धातु कह देते हैं कि जिसको पीटने पे आवाज़ आए, जिसको जो तन्य हो, जिसको हम खींच सकते हैं। तो यहाँ पे वो वाला धातु नहीं है, ये धातु दूसरा है। कौन सा है? कोई भी क्रिया हो उसके मूल रूप को, जैसे मूल रूप में क्या है, जैसे हम लोग अगर देखा जाए, जैसे हम लोग लिखते हैं लिखना, ये जो हम लोग लिखना लिखते हैं, लिखना, ये लिखना क्रिया है। पढ़ना क्रिया है। दौड़ना क्रिया है। ठीक है, तो मान लीजिए पढ़ना, तो पढ़ना अचानक नहीं बना है। पठ ये धातु है, पठ धातु संस्कृत से हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं कि हिंदी है, प्राकृत है, पाली है, ये सब भाषाओं की जननी संस्कृत है। तो जब भी बात होगी धातु की, तो या कोई शब्द के निर्माण प्रक्रिया की, तो हम लोग सीधे बोलते हैं कि इस धातु से है और ये संस्कृत से लिया गया है। क्योंकि इन सब जो भाषाएं हैं, हिंदी है, चाहे प्राकृत है, प्राचीन हिंदी है, ये सब वहीं से, संस्कृत से ही धीरे धीरे आगे बढ़कर के ये सब बनी है। इसलिए मूल शब्द संस्कृत से ही आएगा। और इसको आप आगे देखेंगे भी, तो पढ़ है, तो पढ़ से बना पढ़ना। इसी को अगर बढ़ाएंगे तो हो सकता है कि पढ़ा, और अगर हम कुछ करेंगे तो पढ़ेगा। अलग अलग तरीका से पढ़ूंगा, इस तरह से हो सकता है कि नहीं? पढ़ूंगा, ये सब पढ़ाऊंगा, तो ये सब यहीं से शुरू हुआ है और अलग अलग रूप बदले हैं। पढ़ रही है, तो ये चीजें हैं। तो उसी तरह से भाष इसका मूल रूप है, जिसका अर्थ ही है व्यक्त करना, बोलना, वाणी को बोलना। ठीक है, अब
भाषा को जो है अलग अलग व्याकरणों ने, व्याकरण याद रखेंगे, व्याकरण, और एक होता है व्याकरण। देख रहे हैं, व्याकरण की जो जानकारी रखता है, यानी विद्वान आदमी जो व्याकरण की जानकारी रखता है अच्छी खासी, बहुत अच्छी पकड़ हो, उसको बोलेंगे व्याकरण। जैसे पाणिनि हुए, उसी तरह से और बहुत सारे हिंदी साहित्य के विद्वान लोग हैं, व्याकरण के जानने वाले लोग हैं, तो वो होंगे व्याकरण। तो आज बहुत सारे व्याकरण हैं, पहले भी रहे हैं, तो वो लोग अपने हिसाब से अलग अलग सोच के साथ भाषा को बांटने का प्रयास किया कि कितने भेद हैं। ऐसे भाषा 3 प्रकार के हो सकते हैं। तो देखते हैं कौन कौन। एक मौखिक, मौखिक भाषा, दूसरा लिखित, और तीसरा सांकेतिक। सांकेतिक, सांकेतिक भाषा ये जो है पुनरुक्ति चिन्ह है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। ये सब जो हम देते हैं इसको पुनरुक्ति चिन्ह कहा जाता है। आगे हम लोग चिन्ह विचार में देख सकते हैं, क्या सही समय आने पे हम इसके बारे में आपको बताएंगे। तो देखिए, यहाँ पे आने से पहले हम लोग भाषा को जान लेते हैं कि भाषा किसे कहेंगे। ऐसे तो भाषा को एक शब्दों के जाल में बांधना एक बड़ा काम है, और ये संभव नहीं है कि इसको हम कुछ शब्दों में परिभाषित कर सकें। लेकिन आपके समझ विकसित होने के लिए भाषा जो है वह माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को, भावों को, कल्पनाओं को एक दूसरे के समक्ष प्रकट करते हैं। और यह जो प्रकट है लिखकर, बोलकर और सांकेतिक रूप में करते हैं। अर्थात आप इसको ऐसे बोलेंगे कि भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से मनुष्य एक दूसरे से बोल करके, लिख करके या संकेत के माध्यम से अपने विचार, भावनाओं को, कल्पनाओं को व्यक्त करता है। ठीक है, तो उसको बोलेंगे भाषा। अब देखें मौखिक भाषा। मौखिक मुख से बना है, मुख का विशेषण मौखिक, यानी कि बोल करके। बोल करके कैसे? जैसे अभी हम आपको समझा रहे हैं, तो यहाँ पे मौखिक भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। अगर परिभाषा देना हो तो इसको हम इस रूप में कहेंगे कि भाषा का वह रूप जिसमें मनुष्य अपने विचारों को, भावनाओं को, कल्पनाओं को बोल करके व्यक्त करता है। बोल करके। अब जैसे हम आपको समझाना चाह रहे हैं तो हम बोल रहे हैं, तो ये मौखिक है। जैसे आपके घर में अगर पूजा पाठ अगर होता ही होगा, तो उसमें कथावाचन होता है। कथावाचन पंडित जी करते हैं, ये सब आप खुद भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। तो कथावाचन क्या है? वाचन का मतलब ही हुआ कि बोल करके। कोई नेता लोग भाषण दे रहे हैं, भाषण का मतलब ही होता है ये भाषा से ही आगे चल कर बना भाषण। कोई नेता लोग दे रहे हैं, तो उसी तरह से आप प्रार्थना गाते हैं, संगीत गायन हो गया, कुछ गा रहे हैं, संगीत गायन लिख सकते हैं। संगीत गायन या राष्ट्र गायन, कुछ भी, यानी कि उसमें आप बोल रहे हैं। लोरी किसी को आप सुना रहे हैं, आप तो नहीं सुनाएंगे लेकिन आपकी माँ बचपन में आपको सुनाई होगी, तो ये सब है। उसी तरह से बोल रहे हैं। आप पाठ्य पुस्तक को पढ़ रहे हैं, तो पढ़ते समय मौखिक भाषा,
लेकिन अगर आपका पाठ्य पुस्तक है जो लिखा हुआ है तो लिखित भाषा। तो देखेंगे अगली कड़ी के रूप में लिखित भाषा, ये लिखना से बना है, लिखित ये भी विशेषण है। तो ये देखेंगे लिखित, लिखना से बना है लिखावट। ये जो लिखित भाषा है तो इसमें हम अगर परिभाषित करें इसको तो आप ऐसे करेंगे कि भाषा का वह रूप जिसके माध्यम से मनुष्य अपने विचारों को, भावनाओं को, कल्पनाओं को, अपनी सोच को और कुछ कह लीजिए उसको लिख करके व्यक्त करता है। जैसे आप अगर पढ़ते हैं और आवेदन देते हैं कि हमको छुट्टी चाहिए या फी माफ़ी के लिए, तो जो आवेदन लिखेंगे तो लिखित भाषा में हो गया। उसी तरह से आपका जो पाठ्य पुस्तक है वो लिखित भाषा में है। पाठ्य पुस्तक, आप नोट्स बुक लिखते हैं, ये लिखित भाषा में है। उसी तरह से और आप सोचिए, आप परीक्षा में जो उत्तर पुस्तिका, उत्तर जो देते हैं प्रश्नों के, यानी उत्तर पुस्तिका में जो आप लिखेंगे तो वो भी लिखित भाषा हो गई। और भी बहुत सारी चीज़ें जो आप लिख करके करते हैं। अभी ये जो बोर्ड पे हम लिख रहे हैं, बोल रहे हैं तो मौखिक, ये सब जो लिखा हुआ है और इसको विचार के रूप में लिखेंगे तब एक सटीक वाक्य होगी, तब भाषा, मतलब उससे अर्थ निकले, सार्थक अर्थ निकलनी चाहिए। ये वाक्य अभी नहीं कहीं लिखा हुआ है, लेकिन अगर उस तरह से लिखा जाए तब लिखित भाषा। ठीक है। फिर उसके बाद है सांकेतिक भाषा। अब हम कोई बोर्ड पे लिख दे कि राम अच्छा लड़का है, तो हम अपना विचार दे रहे हैं कि नहीं राम अच्छा लड़का है, यानी कि राम के बारे में हम जानते हैं कि वो अच्छा है, तभी हम अच्छा लिख रहे हैं। लिख दिए तो लिखित भाषा, बोल रहे हैं तो मौखिक भाषा हो गई। अब सांकेतिक भाषा, तो सांकेतिक भाषा हो गया कि भाषा का वह रूप जिसके माध्यम से मनुष्य अपने विचार को, भावनाओं को, कल्पनाओं को संकेत के माध्यम से व्यक्त करता है। समस्या यहाँ थोड़ी आती है कि सांकेतिक भाषा का क्षेत्र इतना व्यापक नहीं है कि हम गहराई से इसको व्यक्त कर सकें। सामने वाला समझने वाला भी चाहिए और आपके पास भी उस तरह का स्किल, उतनी समझ, योग्यता होनी चाहिए कि हर चीज़ के लिए आप संकेत के माध्यम से उतनी गहराई से बता सकें। इसीलिए इस पे थोड़ा संशय है। संशय इस मामले में कि अलग अलग जो व्याकरण लोग हैं, व्याकरण विद्वान लोग हैं हिंदी के, उनमें मतभेद है। मतभेद किस बात की? इसको लेकर के कि ये जो है ना कि उतना व्यापक नहीं है, इसको भाषा में ना गिना जाए क्योंकि इसका सीमित उपयोग है। इसीलिए कई पुस्तकों में केवल मौखिक और लिखित भाषा आपको मिलेगा कि भाषा के दो रूप हैं, मुख्य रूप से मौखिक और लिखित, सांकेतिक नहीं मिलेंगे। और कुछ पुस्तकों में आपको मिलेंगे भी, हालांकि इसका वजूद भी आज भी है और हम लोग दैनिक जीवन में भी इसका यूज करते हैं। एक छोटा बच्चा, जब आप छोटे थे या आज भी गांव घर में देखते हैं कि छोटे बच्चे संकेत से ही काम चलाते हैं और हम लोग समझते हैं कि वो पानी मांग रहा है या खाना मांग रहा है या उसको क्या ज़रूरत है, उसको हम लोग भाप लेते हैं उसके संकेत से, उसके हरकत से। या फिर जानवर के जो डॉक्टर होते हैं उसके लक्षण को देख करके, उसके शरीर में होने वाले परिवर्तन को देख करके वो जान जाते हैं कि इसको क्या समस्या है। तो उसके जो डॉक्टर होते हैं वो संकेत के आधार पे ही आगे की इलाज करते हैं। चौक चौरास्तों पे आप देखते हैं कि सिग्नल के लिए लाल, हरा इस तरह के लाइट लगी होती है। चौरास्ते पे सिपाही लोग रहते हैं, हाथ से इस तरह से इशारा देते हैं कि रुकिए,
बढ़ाइए, इस तरह से हम लोग करते हैं। लोग करते हैं तो हम लोग जान जाते हैं कि वो ये बोल रहे हैं। मुंह पे इस तरह से हाथ रखते हैं तो संकेत है कि नहीं, चुप रहिए, शांत रहिए। क्लास में कई बार इस तरह से होता है कि श्रीमान लोग, सर लोग छड़ी पीटते हैं, इसका मतलब क्या है कि शांत रहिए। तो ये सब संकेत है और इसका भी आज भी वजूद है। फिर हमारे समाज के बीच कुछ भाई बहन जैसे आप मान लीजिए कि गूंगे हैं, बहरे हैं, तो उनके लिए सांकेतिक भाषा है। किसी रूप में विकलांग है, जैसे आँख से हैं तो कुछ संकेत, ब्रेल लिपि वगैरह ये सब, तो ये आप समझ सकते हैं। उस रूप में भी समझा जा सकता है, सब समझने के लिए है, ठीक है। तो ये है। अब रही बात हिंदी भाषा, चूँकि हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं, तो हिंदी भाषा का विकास किस तरह से हुआ है, तो इसको हम लोग देखते हैं। हिंदी भाषा का विकास, ठीक है। देखिए सबसे पहले संस्कृत भाषा भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि उसी के बारे में बात चल रही है, संस्कृत भाषा। उसके बाद पाली, इसके बाद अगर आप चलें तो प्राकृत, ठीक, इसके आगे तो अपभ्रंश, इसके बाद अवहट, ठीक, उसके बाद प्राचीन हिंदी, उस इसी को आप कह सकते हैं प्रारंभिक हिंदी, प्रारंभिक हिंदी। और इसके बाद हम लोग का आज का हिंदी, इसको आधुनिक हिंदी कहिए। आधुनिक हिंदी कह दीजिए, या इसी को आधुनिक हिंदी को ही खड़ी बोली यानी खड़ी हिंदी, यही आज के लिए शुद्ध रूप है, खड़ी हिंदी। तो हम लोग देखिए यहाँ से क्यों कहते हैं भाषाओं की जननी, संस्कृत को भाषाओं की जननी कहा गया। तो इसका मतलब यह नहीं कि संसार में जितने भी भाषाएं हैं वो सब की जननी है। संसार में भाषाओं की संख्या को लेकर के भी मतभेद है। कुछ लोग कहते हैं कि व्याकरण लो कि 2792 है, कुछ लोग कहते हैं 2796 है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं लगभग 2500 के आसपास में है, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं लगभग 3000 है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने उलझने हैं। और सच तो यह है कि बिल्कुल सटीक बताया भी नहीं जा सकता है। खुद अपने ही देश को देख लीजिए, खुद अपने राज्य बिहार को ही देख लीजिए। आप जाएंगे तो बिहार में ही अलग अलग तरह की भाषा है, और ये क्षेत्रीय भाषा ही क्यों ना हो, बोली के रूप में ही क्यों ना हो, भोजपुरी है, मगही है, ब्रजभाषी लोग हैं, उसी तरह से मैथिली लोग हैं। तो ऐसे करके कई भाषाएं हैं, और हालांकि ये सब बोली के अंतर्गत आएगा, लेकिन ये सब उसी रूप में कर करके है। और 600 के आसपास में तो खुद भारतवर्ष में अगर अलग अलग देखा जाए बोली ये सब मिला करके, तो ये सब है। तो सभी भाषाओं की जननी संस्कृत नहीं है। किसकी जननी होगी? तो देखिए संस्कृत से पाली, उसके बाद प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट,
प्राचीन हिंदी, प्रारंभिक हिंदी, इसी को कह लीजिए आधुनिक हिंदी। इन भाषाओं की जननी संस्कृत है, इनका संस्कृत है। अब ये नहीं कहेंगे कि उर्दू के जननी संस्कृत है तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो एरो दिया गया है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि संस्कृत भाषा, आप ध्यान में रखेंगे कि दुनिया की कोई भी भाषा अस्थायी नहीं रहने वाली है, उसमें परिवर्तन होगा। उनके शब्दों में पहले परिवर्तन होगा, धीरे धीरे उनमें टूट फूट होगी और उसका वास्तविक रूप बदलेगा। और कालांतर में ये समय ये नहीं कह सकते हैं कि कितने सालों के बाद, हो सकता है 1000 सालों के बाद, और उससे कम भी या ज़्यादा भी हो सकता है, पर उसके रूप बदलेंगे, ये तय है। क्योंकि भाषा जो है नदी की धारा की तरह हमेशा प्रवाहित रहती है और इसमें बदलाव जो है स्वाभाविक तौर पर है कि इनमें बदलाव आएंगे ही आएंगे। तो उसी के रूप में हम इसको समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। ये जो संस्कृत भाषा है, तो ये जो एरो के माध्यम से दिखाया जा रहा है पाली, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब यह हुआ कि पहले संस्कृत भाषा थी और इनके रूप में कुछ परिवर्तन आया शब्दों को लेकर के। आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारे शब्द, जैसे हम लोग पढ़ते हैं तो शब्द में देशज और विदेशज की बात होती है, तो विदेश में विदेशी शब्द आ गए। चूँकि हमारा देश कई वर्षों तक, कह सकते हैं कि लगभग 200 सालों तक गुलाम रहा, तो अंग्रेजी शब्द भी आ गए हैं। कुछ और यूरोपीय भाषा से शब्द आ गए हैं, कुछ अपने ही महादेश के अलग अलग देशों के शब्द आकर के हिंदी में मिल गए हैं और इसका शब्दकोश बढ़ा दिया है। ठीक उसी तरह से इनमें टूट फूट हुई, इसका वास्तविक रूप बदला संस्कृत का। आज भी है संस्कृत, लेकिन अब ये समाज की भाषा के रूप में नहीं रही। अब विषय के रूप में पढ़ रहे हैं, लेकिन समाज के लोग उतना बोलते नहीं हैं, तो इसके रूप में कुछ चेंजिंग हुआ। तो इसके बाद ये आई है पाली। ये जो पाली भाषा है, इसी भाषा में भगवान बुद्ध उपदेश देते थे। फिर इस भाषा में भी कुछ परिवर्तन हुए और आगे चल करके प्राकृत भाषा बनी। ये प्राकृत भाषा याद करने के लिए केवल कि कुछ आपका ध्यान जाए, प्राकृत भाषा में महावीर, भगवान महावीर जो हैं अपना उपदेश देते थे। यहाँ है अपभ्रंश, ये जो देख रहे हैं अपभ्रंश। अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ है से पतन है, पर यहाँ आप इस रूप में देखेंगे टूट फूट, शब्दों में परिवर्तन। अब कैसे हम लोग पढ़ते हैं तत्भव, देखिए तत्सम, तत्सम और तद्भव पढ़ते हैं हम लोग। आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति की दृष्टि से जो शब्द के बारे में, शब्द के भेद के बारे में, तो ये सब आता है। जैसे हम लोग बोलते हैं अग्नि, अग्नि हम पढ़ते हैं हम लोग, तो ये इसको हम लोग बोल देते हैं आग। तो अग्नि से ये बदला हुआ रूप आग है। उसी तरह से बहुत सारे शब्द हैं, हजारों शब्द हैं। तो ये इसको समझिए कि यही टूट फूट है और इसमें परिवर्तन होंगे। तो इसके बाद जो टूट फूट हुई है, ये जो अपभ्रंश आया, वास्तव में इन सब में अपभ्रंश हुआ है। अपभ्रंश ये भाषा ही है। प्राकृत के बाद जो भाषा बनी, प्राकृत भाषा के बाद ये अपभ्रंश भाषा ही है। औहट भी भाषा ही है। ये प्राकृत भाषा का टूटा फूटा रूप अपभ्रंश है और अपभ्रंश का भी टूटा फूटा औहट है। यानी कि अपभ्रंशों का अपभ्रंश औहट है, ठीक है। और इसमें जो परिवर्तन हुए, इस या इसके बाद का जो रूप हुआ, प्राचीन हिंदी हुई
यह प्रारंभिक हिंदी हुई। और बाद में आज का जो हुआ इसके बाद का रूप आधुनिक हिंदी, खड़ी हिंदी। ठीक है। ये जो है अपभ्रंश भी कई प्रकार के, उतना हम लोग को नहीं जाना है, लेकिन सौर से नहीं अपभ्रंश का रूप के रूप में हम लोग खड़ी हिंदी को जानते हैं। ठीक है। पश्चिमी हिंदी के रूप में खड़ी हिंदी है। तो ये हम लोग समझ गए। ठीक है, ये हम जान गए। अब जैसे भारतवर्ष में हिंदी जो है सबसे अधिक बोली जाती है। भाषा के अन्य रूप भी हैं, उसको हम लोग देखते हैं। क्या है अन्य रूप? देखिए अन्य रूप में जैसे बोली ले लेते हैं। बोली, उपबोली, वास्तव में एक ही चीज है। बोली कह लीजिए, उपबोली कहिए, आप इसको ऐसे कर लीजिए, उपभाषा। ठीक है, इसी को विभाषा कर लीजिए। इसी में देखते हैं आगे राजभाषा, आप राष्ट्रभाषा कर लीजिए, राष्ट्रभाषा। मातृभाषा, इसके बारे में हल्का फुल्का हम लोग जान लेते हैं, ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, बस एक समझ विकसित करने के लिए जान लेते हैं। और ये सब के बारे में जानना जरूरी भी है, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये जो बोली है, बोली, उपबोली मान लीजिए, बोली उपबोली। तो किसी क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाली भाषा, छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा। जैसे ये बड़े क्षेत्र की भाषा नहीं है। जैसे हम लोग मगही बोलते हैं बिहार में, कई लोग भोजपुरी बोलते हैं। तो इस तरह से अगर कोई ब्रज बोल रहे हैं तो ये बोली में ही कहा जाएगा, यानी कि भाषा का छोटा रूप, छोटे क्षेत्रों में बोले जाने वाली, यानी भाषा का वह रूप जो सीमित क्षेत्रों में बोली जाती है। ठीक है, जिनका साहित्यिक रूप में उतना महत्व नहीं है, या साहित्यिक रूप में उसका यूज नहीं होता है आज के दौर में। ठीक है। अब देखेंगे उपभाषा। सच कहा जाए तो ये सब एक ही है, बस थोड़ा सा अंतर ये है कि जैसा कि बोले कि इसका साहित्यिक रूप में इसका इस्तेमाल नहीं होता है। बोली का साहित्यिक रूप मतलब इनके पुस्तकें हैं, चाहे और किताबों की रचना इस भाषा में नहीं होती है। मगही में कितने पुस्तक आप देखें, हुई होगी पहले, लेकिन आज के दौर में उसका कोई महत्व नहीं है। ठीक है, या उतने विस्तृत नहीं है। लेकिन जब बोली का इस्तेमाल साहित्यिक रूप में भी हो, यानी कि उस भाषा में कुछ पुस्तकें भी लिखी जाती हो, लोग उसको पढ़ते हो, उसका कुछ प्रचलन हो, तब उसको हम उपभाषा या विभाषा कह देते हैं। ठीक है। अब हम लोग चलेंगे राजभाषा। इसको थोड़ा हम लोग समझते हैं। ये जो राजभाषा है, एक ऐसी भाषा जो भारतीय संविधान सभा द्वारा स्वीकृत भाषा है। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को जो है राजभाषा के रूप में दर्जा मिली, और इसीलिए
14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में भारतवर्ष में हम लोग मनाते हैं। ठीक है। और 8वीं संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषा को जगह मिली है। 22 भाषाओं को भारतीय संविधान ने दर्जा दिया है। लेकिन ये जो राजभाषा हम कह रहे हैं, तो राजभाषा का मतलब ये हुआ कि जो भारत सरकार की जो कामकाज की भाषा होगी, पत्र व्यवहार है या सरकारी जो भी कार्यालय पत्र व्यवहार जो होंगे, उसमें हिंदी भी होगी। सहायक के रूप में अंग्रेजी भी है, पर एक भाषा हिंदी होगी। और संविधान ने इसको दर्जा दिया, तो इसको बोलेंगे राजभाषा। ठीक है। इसको परिनिष्ठित भाषा भी कह सकते हैं। परिनिष्ठित, जिसको लोगों ने स्वीकार किया संवैधानिक तौर पर। ठीक है। ये जो राष्ट्रभाषा है, बहुत सारे लोग भूल करते हैं कि हिंदी राष्ट्रभाषा है। नहीं, राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर है। राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर है। राष्ट्रभाषा किसी देश की एक भाषा होगी जिसको सभी लोग स्वीकार करेंगे, सर्वमान होगा, सभी लोग उसको समझते हैं। आप सोचिए कि अगर हम लोग बिहार वासी हैं या आप किसी भी राज्य के हों, अगर आपको हिंदी समझ में आती है और हिंदी को अगर राष्ट्रभाषा बना दी जाए, तब आपको बहुत खुशी होगी कि चलो भाई, जो हम भाषा जानते हैं वही देश की भाषा होगी, सब लोग यही बोलेंगे। लेकिन अगर मान लेते हैं कि अंग्रेजी को कर दिया जाए कि नहीं, भारतवर्ष में अंग्रेजी राष्ट्रभाषा होगी, तो बहुत सारे राज्य वाले सड़क जाम कर देंगे, हो हल्ला लोग करेंगे कि हमको तो भाई अंग्रेजी नहीं आती है, आप राष्ट्रभाषा अंग्रेजी कैसे कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से जो दक्षिण भारत के लोग हैं, तो लोग तमिल, तेलुगु, मलयालम, ये सब उनकी भाषा है, अपनी भाषा है। कह सकते हैं कि उनके लिए वो सब मातृभाषा है, प्रादेशिक भाषा है। तो वो लोग तो विरोध करेंगे ही। और ऐसा हुआ भी। शुरुआत में लोग स्वतंत्रता संग्राम के समय में इस तरह की बात चल रही थी कि भाई हिंदी को जो है राष्ट्रभाषा के दर्जा दे दी जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। खैर, क्योंकि थोड़ी समस्या थी। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी भाषी जो क्षेत्र है भारतवर्ष में, आप समझ सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, बिहार है, अपना बिहार है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है। ये सब मुख्य तौर पे हिंदी भाषी क्षेत्र हैं। संपर्क वाले क्षेत्र जो जहाँ के लोग बहुत सारे हिंदी भाषी क्षेत्र वहाँ जाके रहें, और बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसके वजह से लोग इन भाषाओं को सीखें, इस भाषा को सीखें। तो संपर्क भाषा के रूप में आप ये देख सकते हैं कि आने जाने के क्रम में लोग सीखें। जैसे हम लोग अंग्रेजी सीखें, ब्रिटिश शासन होने की वजह से धीरे धीरे इसका प्रचलन हुआ और अब कुछ बढ़ रहा है। हालांकि ये जरूरी भी है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, अंग्रेजी की समझ जानकारी बहुत ज़रूरी है, उसको भी रखना है। ये कह करके कि नहीं कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, ठीक है, ये हम नहीं कह रहे हैं कि ये नहीं है, इसको आप रखें, अच्छी जानकारी रखें, पर अन्य भाषाओं को सीखना एक अच्छी समझदारी है, ये सब होनी चाहिए। तो हम लोगों ने देखा संपर्क भाषा में, तो जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, हाँ, हिंदी भाषी क्षेत्र में राजस्थान भी है, तो ये सब संपर्क है। गुजरात के लोग गुजरात के, महाराष्ट्र के सब संपर्क भाषा वाले क्षेत्र हैं, हिंदी भाषी क्षेत्र, लोग वहाँ भी जानते हैं। तो खैर, राष्ट्रभाषा अगर भारतवर्ष का अगर हिंदी होती तो क्या होता? तो ये होता है कि भारतवर्ष में जितने भी एग्जाम होते हैं उसके लिए अलग अलग प्रश्न पत्र, अलग अलग भाषा में प्रश्न पत्र देने की जरूरत नहीं थी। अंग्रेजी, हिंदी या बंगाली में देने की जरूरत नहीं थी।
तो ये तो तय है कि हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है। ठीक है, उसी रूप में मान्यता मिली है। आप राष्ट्रभाषा में ये भी समझ सकते हैं कि राष्ट्रभाषा का मतलब हुआ कि लोगों ने उसको सहर्ष स्वीकार किया, वहाँ की जनता सब इसको समझती है, किसी पे थोपा नहीं गया है, लोग सहर्ष स्वीकार करके ये काम कर रहे हैं। पूरे देश की भाषा एक जो सबको बांध के रखे। ठीक है, अब चलेंगे मातृभाषा। मातृभाषा नाम से ही पता चल रहा है, ऐसे तो सब नाम से ही पता चल रहा है उसकी परिभाषा, पर देखते हैं मातृभाषा, माँ की भाषा, जो भाषा आपने माँ से सीखी हो। अगर आपकी माँ आपको अंग्रेजी सिखा दी, आपकी माँ आपको हिंदी सिखा दी, मगही सिखा दी, जो भी अपनी माँ से आप ग्रहण किए हैं वो भाषा आपकी मातृभाषा होगी। आमतौर पर आपकी राज्य की जो भाषा होती है वही मातृभाषा होती है। बोली अलग हो सकता है, जैसे बिहार के लोग, यूपी के लोग, उनकी मातृभाषा हिंदी ही होगी। बोली अलग हो सकता है, भोजपुर में अगर हैं आरा तरफ ये सब तो लोग भोजपुरी बोलेंगे, लेकिन वो हिंदी ही माना जाएगा। तो माँ से सीखी हुई भाषा, और आमतौर पे माँ तो वही भाषा बोलेगी जो आसपास की भाषा हो। तो ये है, अगर मान लेते हैं कि, या इसको आप ये मान लीजिए कि जो भी आप अपनी माँ से सीखें, जो भाषा आपने अपनी माँ से सीखी हो सकता है कि वो आपको दूसरा भाषा सिखा दें, तो वही आपकी मातृभाषा हो जाएगी। ऐसे आमतौर पे मातृभाषा वही होती है जो आपके आसपास, आपके जिलों का, अपने राज्य का जो भाषा है वही आपकी मातृभाषा भी होगी, क्योंकि माँ तो वही भाषा सिखाएगी ना जो आपके आसपास में चल रही है, आपके राज्य में है, जिसकी आपको ज़रूरत है, जो वो जानते हैं, जिसका दैनिक जीवन में अपने भावनाओं को प्रकट करने के लिए यूज हो रहा है ना। तो यही है मातृभाषा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप सबों का धन्यवाद।